India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को किया नोटिस जारी। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के आचरण पर तमाम न्यायाधीशों को दी नसीहत। कहा, प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। प्रोटोकॉल सुविधाओं से न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना न हो। आदिपुरुष के फिल्म निर्माताओं को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। आदिपुरुष रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज। फिल्म के खिलाफ दूसरे हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक। ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे का दिया आदेश। एएसआई करेगा सील एरिया छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे। 4 अगस्त तक रिपोर्ट करना है पेश। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते आगे। मोदी सरनेम मामले में दोषी करार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिली है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। ये सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे। गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल की याचिका जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए लगी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध थे। उनके भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के वकील बताएं कि उन्हें सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। पूर्णेश मोदी के लिए पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें इस ओर से कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जेठमलानी से सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने 7 जुलाई को ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। 2019 में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तुलना करते हुए विवादित बयान दिया था। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।
इस साल 25 मार्च को सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ने माना कि एक अनुभवी नेता और सांसद होने के नाते राहुल को एक पूरे वर्ग को अपमानित करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। सीजेएम ने राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा दी। सीजेएम ने राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी। इस वजह से राहुल को जेल नहीं जाना पड़ा। बाद में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। उनकी अपील अभी भी सेशंस कोर्ट में लंबित है। राहुल ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की थी, लेकिन उसे पहले सेशंस कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों ही अदालतों ने माना कि सामान्य लोगों के लिए लागू नियमों के तहत राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये विशेष रियायत मांग रहे हैं। वो दोष पर भी रोक चाहते हैं, जिसे लगाना जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे अपने पत्र में एक घटना पर आपत्ति जताते हुए सभी को नसीहत दी है कि प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रेन से सफर कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कई असुविधाएं हुई, जिसके बाद उन्होंने रेलवे को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। इसी बात पर सीजेआई ने आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के कहने पर रेलवे अधिकारियों से मांगे गए स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूरे मुद्दे पर अपनी नाराजगी और चिंताओं को साझा किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना हो। 8 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से फर्स्ट एसी में सफर कर रहे थे। ट्रेन पहले ही 3 घंटा देरी से चल रही थी और जस्टिस चौधरी को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इन असुविधाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल की ओर से 14 जुलाई को उत्तर मध्य रेलवे को पत्र लिखकर असुविधा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। इसमें आरोप लगाया गया कि ट्रेन 3 घंटे से अधिक की देरी से चल रही थी। टीटीई को बार बार सूचित करने के बावजूद कोच में कोई भी जीआरपी कर्मी नहीं मिला जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। इसके अलावा बार बार कॉल करने के बावजूद जलपान उपलब्ध कराने के लिए कोई पेंट्री कार कर्मचारी उनके आधिपत्य में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा जब पेंट्री कार प्रबंधक राज त्रिपाठी को फोन किया गया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पास रेलवे कर्मियों पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार नहीं है। सीजेआई के पत्र में कहा गया, न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग विशेष अधिकार के दावे का दावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो उन्हें शक्ति या अधिकार की अभिव्यक्ति के रूप में समाज से अलग करता है। न्यायिक अधिकार का बुद्धिमान अभ्यास बेंच पर और बाहर दोनों जगह न्यायपालिका की विश्वसनीयता और वैधता और समाज को अपने न्यायाधीशों पर विश्वास बनाए रखता है। पत्र में आगे कहा गया, मैं सभी हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को अपनी चिंताओं को हाईकोर्ट के सभी सहयोगियों के साथ साझा करने के गंभीर अनुरोध के साथ लिख रहा हूं। न्यायपालिका के भीतर आत्मचिंतन और परामर्श आवश्यक है। न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना हो। घटना के बाद सीजेआई ने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर नसीहत दी है। उन्होंने लिखा कि प्रोटोकॉल जजों का विशेषाधिकार नहीं है। प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो। जजों को दी गई प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग उन्हें अपने विशेष अधिकार के लिए नहीं करना चाहिए। यह उन्हें समाज से अलग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों की लंबे समय से चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है। फिल्मों किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म आदि पुरुष के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट या सीबीएफसी द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता के आधार पर फिल्म प्रमाणन में हस्तक्षेप करना अनुचित था। कोर्ट ने कहा कि फिल्मों के मामले में अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल गलत है। अब सीबीएफसी सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग पर सुनवाई नहीं होगी। फिल्म के खिलाफ दूसरे हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी गई। जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B में उल्लेखित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रत्नेश कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि फिल्म में देवताओं का चित्रण गलत ढंग से किया गया। शुरुआत में जस्टिस एसके कौल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने के याचिकाकर्ता के विकल्प पर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों द्वारा हर छोटे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या अदालत को फिल्मों, किताबों और कला कृतियों के हर पहलू की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रचनात्मक प्रस्तुतियों के प्रति एक निश्चित स्तर की सहनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से कहा, हमें अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार क्यों करना चाहिए। सिनेमेटोग्राफी अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है। हर कोई अब हर चीज के बारे में चिंतित है। हर बार वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। क्या हर चीज की जांच हमारे द्वारा की जानी है। फिल्मों, किताबों, पेंटिंग्स के प्रति सहनशीलता का स्तर कम होता जा रहा है। अब लोग कभी कभी वास्तव में आहत होते हैं, शायद कभी कभी नहीं, लेकिन हम अनुच्छेद 32 के तहत उनका मनोरंजन करना शुरू नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीबीएफसी ने सेंसर प्रमाण पत्र देने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया था। दलीलों के बावजूद पीठ ने जनहित याचिका पर विचार न करने का फैसला किया। फैसले में जस्टिस एसके कौल ने बताया कि सिनेमेटोग्राफिक प्रस्तुतियां धार्मिक ग्रंथों की सटीक प्रतिकृति नहीं हो सकती और कलात्मक स्वतंत्रता को सीमाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सीबीएफसी को एक नियामक संस्था के रूप में गठित किया गया था। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत संवेदनाओं को संबोधित करना अनुचित समझा और इस बात पर जोर दिया कि सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ऐसे मुद्दों पर आमतौर पर अदालतों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माता द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका और एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के नेता और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेघाला की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद मंत्री की रिहाई की मांग की गई थी। ये देखते हुए कि उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश पहले ही मामले पर विचार कर चुके हैं, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों से अपनी दलीलें संक्षिप्त रखने का आग्रह किया। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले सुनवाई में सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सबमिशन पर नोटिस लेते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा ने शुक्रवार को लिस्ट करने के निर्देश दिए थे। मंत्री सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के मंत्री को न्यायिक हिरासत में रखने के फैसले को भी सही बताया था। आपको बता दें कि नौकरी के बदले नकदी के मामले में सेंथिल बालाजी आरोपी बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये मामला है। याचिका में
बालाजी की मामला ये चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसको लेकर कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है। तो सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी से जुड़े इस मामले पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको हम बता रहे हैं। दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें संक्षिप्त में रखने का आग्रह किया गया, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस बात को लेकर अब जवाब मांगा है और ईडी को अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जवाब देना होगा। याचिका में बालाजी की रिहाई की मांग चूंकि की गई है और यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं जो बालाजी ने बताने की कोशिश की। सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के गंभीर चूंकि आरोप लगे हैं। तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए ये कहा गया कि सेंथिल बालाजी पर ने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी कि वजूखाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा साइंटिफिक सर्वे की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। वाराणसी जिला अदालत ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। ये फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट बड़ी दलील। मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस साल मई में 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। इससे पहले 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, जिसमें एएसआई को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग समेत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा कि मामला 19 मई 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दिया था। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। पिछले साल 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। हाईकोर्ट ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 14 अक्टूबर 2022 को शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और 3 अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम की, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अध्यक्ष रवनीत कौर और सदस्य संगीता वर्मा और सदस्य भगवंत सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीएलएफ गायत्री डेवलपर्स के खिलाफ एक शिकायत को इस आधार पर बंद कर दिया कि डेवलपर प्रासंगिक बाजार में प्रमुख स्थान नहीं रखता है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का कोई उल्लंघन नहीं है। अब आइए समझते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी जानकारी आपको देंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मैंडेट में डीएलएफ गायत्री डेवलपर्स के अगेंस्ट सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर कंप्लेंट डिसमिस कर दी। इस केस में इन्फॉर्मेंट ने एक रेसिडेंशियल प्लॉट बुक की थी जिसमें डिलीवरी और पोजेशन करने में डेवलपर के साइड से डिले हुई थी और साथ ही साथ एज पर द इन्फॉर्मेंट इसमें क्लब अग्रीमेंट दिया गया था जिसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे, यानी कि भेदभाव वाले थे। और इस पूरे मामले को डेवलपर ने आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने का प्रपोजल भी रखा। हालांकि 2020 में इन्फॉर्मेंट ने इस चीज पे कंज्यूमर कंप्लेंट भी कर दी और यहाँ पे डिलेड पोजीशन एंड आर्बिट्ररी चार्जेस रीजन थे। इस केस को देखते हुए आफ्टर एग्जामिनेशन यहाँ पे कमीशन ने ये कहा इस प्लॉट जैसे और भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसकी सिमिलर अम्यूनिटीज ही होती हैं और इस केस को देखते हुए कमीशन ने ये डिसाइड किया और ये ऑब्जर्व किया कि डेवलपर रेलेवेंट मार्केट में किसी भी तरह की डोमिनेंट पोजीशन होल्ड नहीं करता है एंड सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे कोई भी केस नहीं एग्जिस्ट करता है। तो कोर्ट स्टैंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.